द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक नई बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात कर रहे हैं। ये तकनीक सीधे मस्तिष्क की गतिविधि से टेक्स्ट बनाने का दावा करती है। हाल के एक अध्ययन में इसे माइंड कैप्शनिंग कहा गया है। तो ये तकनीक fMRI स्कैन और जो उन्नत भाषा मॉडल है उनका इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करती है कि कोई व्यक्ति क्या देख रहा है या शायद सोच रहा है, और फिर उसे शब्दों में ढाल देती है। जाहिर है इसके मायने काफ़ी बड़े हैं। ये तकनीक हमें जटिल विचारों को समझने का एक नया जरिया दे सकती है और शायद उन लोगों की मदद कर सकती है जो बोलकर संवाद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, साथ ही मानसिक निजता और इसके गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य सवाल ये है, क्या इस माइंड कैप्शनिंग तकनीक के जो संभावित फायदे हैं, खासकर संवाद में मदद और वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के नज़रिए से, वो इसकी मौजूदा सीमाओं और गहरे नैतिक खतरों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं? मैं आज इस तकनीक की ज़बरदस्त संभावनाओं और वैज्ञानिक प्रगति पर जोर दूंगी। और मैं इसकी मौजूदा कमियों और उन गंभीर नैतिक चिंताओं पर ध्यान दिलाऊंगा जिन्हें मुझे लगता है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, मेरे विचार में तो ये तकनीक दिमाग की गतिविधियों को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब तक जो कोशिशें होती आई हैं वो ज़्यादातर सिर्फ कुछ शब्दों को पहचानने या बोली गई आवाज़ों का मिलान करने तक ही सीमित थीं। मतलब पुराने तरीके अक्सर या तो पहले से बने कैप्शन डेटाबेस पर निर्भर करते थे या फिर डीप न्यूरल नेटवर्क पर, और इनकी अपनी सीमाएं थीं। कभी डेटाबेस में शब्द कम पड़ जाते थे तो कभी नेटवर्क ऐसी जानकारी जोड़ देता था जो दिमाग में थी ही नहीं। ये नई विधि, जिसे अध्ययन माइंड कैप्शनिंग कह रहा है, ये कुछ अलग करती है। ये एक आप कह सकते हैं दोहराव वाली प्रक्रिया, एक आइटरेटिव प्रोसेस और मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल यानी MLM का इस्तेमाल करती है। इसे ऐसे समझिए कि सिस्टम बार बार कोशिश करके अपने शब्दों को बेहतर बनाता है, जैसे कोई कलाकार धीरे धीरे अपनी तस्वीर को साफ करता है। और MLM का काम कुछ ऐसा है जैसे किसी वाक्य में छूटे हुए शब्द का अंदाज़ा लगाना। यहाँ ये दिमाग के संकेतों से पूरे विचार के छूटे हुए हिस्सों को भरने की कोशिश करता है। ये fMRI डेटा से मिली दिमागी हलचल का इस्तेमाल करके एक गहरे भाषा मॉडल से जो सेमांटिक फीचर्स हैं, अर्थ संबंधी विशेषताएं, उनको पढ़ता है। नतीजा, ये तकनीक उन जटिल चीज़ों का भी विस्तृत ब्यौरा दे सकती है जो व्यक्ति देख रहा है या सोच रहा है, यहाँ तक कि यादों का भी। अध्ययन में पाया गया कि ये विवरण वीडियो की कहानी को काफ़ी हद तक सही दर्शाते हैं। चीज़ों के आपसी बातचीत, बदलते मंजर, ये सब पकड़ में आ रहा था, भले ही हर चीज़ का नाम हमेशा सही न बताया गया हो। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे के गहरे मतलब और रिश्तों को पकड़ रहा है। सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितना कीमती हो सकता है जो बोल नहीं सकते। लेखक खुद इसे एक ऐसा पारदर्शी ढांचा मानते हैं जो समझने में आसानी, अलग अलग स्थितियों में काम करने की क्षमता और प्रदर्शन को संतुलित करता है। यह हमें ये समझने का रास्ता दिखाता है कि दिमाग में अर्थ कैसे व्यवस्थित होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड सिमेंटिक्स। हाँ, मैं मानती हूँ सटीकता अभी पूरी नहीं है। वीडियो देखने पर लगभग 50% और यादों के लिए करीब 40%, लेकिन ये मौजूदा तरीके से काफ़ी बेहतर है और इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश दिखती है। हाँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ। तकनीक दिलचस्प ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमें इसकी सीमाओं और खतरों को, आप कह सकते हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने सटीकता के आंकड़े बताए, देखने के लिए 50%, यादों के लिए 40%। ईमानदारी से कहूं तो ये कोई बहुत असरदार आंकड़े नहीं हैं। देखिए, 50% सटीकता का सीधा मतलब है कि ये आधे वक्त गलत होती है, और यादों के लिए 40%, वो तो और भी कम है। क्या हम सच में इस स्तर की सटीकता पर भरोसा कर सकते हैं, खासकर जब बात संवेदनशील कामों की हो, जैसे किसी की आवाज बनना या मान लीजिए वैज्ञानिक नतीजे निकालना? अध्ययन खुद मानता है कि सटीकता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है और इसमें अभी और सुधार की जरूरत है। ये साफ दिखाता है कि तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, मतलब कच्ची है। फिर ये पूरी तरह fMRI पर निर्भर है। अब fMRI मशीन्स वो बहुत महंगी होती हैं, एक जगह स्थिर रहती हैं और असल दुनिया में इस्तेमाल के लायक बिल्कुल नहीं है। आप किसी को रोजमर्रा की जिंदगी में fMRI मशीन से जोड़कर तो नहीं रख सकते हैं ना। और एक बहुत बड़ी कमी है,
अध्ययन का दायरा। ये परीक्षण सिर्फ 6 जापानी बोलने वालों पर किया गया, जो अंग्रेजी भी मूल रूप से नहीं बोलते थे। तो क्या हम वाकई 6 लोगों के एक खास भाषाई समूह के नतीजों को पूरी दुनिया पर लागू कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबसे जरूरी बात है गंभीर नैतिक चिंताएं, जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए, दिमागी निजता एक बुनियादी मुद्दा है। एक ऐसी तकनीक जो शायद किसी के मन की बात पढ़ सके, उसके गलत इस्तेमाल की संभावना वो बहुत ज्यादा है। शोधकर्ता खुद मानते हैं कि सहमति एक मुख्य नैतिक पहलू है और इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले इन मुद्दों को सुलझाना होगा। पर क्या सिर्फ मान लेना काफी है? हमें गंभीरता से पूछना होगा, क्या जो फायदे दिख रहे हैं वो वाकई इन गंभीर खतरों से ज्यादा हैं? मैं समझती हूँ आप सटीकता के आंकड़ों पर क्यों जोर दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 50% सटीकता के मतलब को थोड़ा कम आंक रही हैं। देखिए, संदर्भ देखना जरूरी है। अध्ययन बताता है कि ये स्तर मौजूदा तरीकों से बेहतर काम करता है, और ये तो बस शुरुआत है। वो जो दोहराव वाली प्रक्रिया है, उसका मतलब है कि मॉडल वक्त के साथ सीखता है और बेहतर होता जाता है। ये सिर्फ सही गलत का मामला नहीं है, ये जटिल बदलती घटनाओं का एक ढांचागत विवरण बनाने की क्षमता के बारे में है। अध्ययन ये भी कहता है कि शुरू में विवरण थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन प्रक्रिया के जरिए उनमें धीरे धीरे एक स्वाभाविक, एक सुसंगत ढांचा विकसित हुआ और वो देखे गए वीडियो के मुख्य पहलुओं को पकड़ने लगे। यहाँ तक कि जब चीज़ों के नाम गलत बताए गए, तब भी विवरणों ने कई चीज़ों के बीच हो रही बातचीत को सफलतापूर्वक व्यक्त किया। तो ये सिर्फ शब्द पहचानने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये अर्थ को पकड़ने की कोशिश है, भले ही अभी पूरी तरह कामयाब ना हो। हाँ, लेकिन उस 50% के पीछे की कहानी क्या है? मतलब तो यही है ना कि 50% बार ये गलत है। आप कहते हैं कि ये मौजूदा तरीकों से बेहतर है, पर क्या इससे ये अच्छा हो जाता है? वैज्ञानिक शोध या किसी की जरूरी संवाद सहायता के लिए क्या 50% या और यादों के लिए तो सिर्फ 40% सटीकता सच में भरोसे लायक है? आप किसी ऐसे उपकरण पर कैसे निर्भर रह सकते हैं जो लगभग आधे वक्त चूक जाता हो? हाँ, इसमें संभावना दिखती है, मैं मानता हूं, लेकिन ये अभी तक एक साबित भरोसेमंद चीज नहीं है। हम यहाँ असल दुनिया में इस्तेमाल की बात कर रहे हैं और यहाँ गलतियों के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। क्या हम ये तकनीक उन लोगों के हाथ में देने को तैयार हैं जो शायद इस पर निर्भर हों, ये जानते हुए कि ये अक्सर गलतियां करेगी? एफएमआरआई पर निर्भरता की आपकी चिंता जायज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसे एक रुकावट के बजाय शायद एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए। एफएमआरआई अभी शोध के लिए एक शक्तिशाली साधन है, पर ज़रूरी नहीं कि आखिरी उत्पाद इसी पर आधारित हो। असली खोज एफएमआरआई में नहीं, बल्कि डिकोडिंग के तरीके में है, उस दोहराव वाली प्रक्रिया में और उन्नत भाषा मॉडल के इस्तेमाल में है। जैसे जैसे दिमाग को स्कैन करने की तकनीक बेहतर होगी, भविष्य में हम शायद कम बोझिल और ज़्यादा पोर्टेबल तरीकों का इस्तेमाल कर पाएं। जहाँ तक संवाद में कठिनाई झेल रहे लोगों की बात है, उनके लिए तो थोड़ी सी भी प्रगति जीवन बदलने वाली हो सकती है। एक ऐसा सिस्टम जो गहरे मतलब और रिश्ते पकड़ सके, न कि सिर्फ आसान शब्द जोड़ें, जैसा कि अध्ययन बताता है, उनकी संवाद क्षमता को दूसरे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तरीकों की तुलना में कहीं ज्यादा बहाल कर सकता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या आपने सोचा है कि एफएमआरआई पर मौजूदा निर्भरता इसे नज़दीकी भविष्य में ज़्यादातर लोगों के लिए अप्रासंगिक बना देती है? ये अभी प्रयोगशाला तक ही सीमित है ना? और उन खास पहले से प्रशिक्षित भाषा मॉडलों का क्या, जैसे डीबटा या रोबोटा जिनका जिक्र है? ये मॉडल अपने साथ अपने पूर्वाग्रह और सीमाएं लेकर आते हैं जो इस डिकोडिंग प्रक्रिया में भी आ सकते हैं। तो ये सिर्फ मशीन मतलब हार्डवेयर की बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम की जटिलता और उनकी संभावित कमियों की भी बात है। जैसा मैंने कहा, ये एक दिलचस्प प्रयोगशाला प्रयोग है, लेकिन इसे अभी असल दुनिया का समाधान कहना वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। और सवाल बना रहता है कि क्या भविष्य की तकनीकें भले ही कम बोझिल हों, सटीकता और भरोसे की इन बुनियादी चुनौतियों को हल कर पाएंगी? नैतिक खतरों के मुद्दे पर आते हैं, जो बेशक बहुत अहम है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि शोधकर्ता खुद इन नैतिक पहलुओं, खासकर सहमति के महत्व को साफ तौर पर मानते हैं। अध्ययन में स्पष्ट लिखा है कि सहमति एक प्रमुख नैतिक मुद्दा रहेगी और इन तकनीकों के व्यापक इस्तेमाल से पहले मानसिक निजता और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के भविष्य के बारे में जरूरी सवालों को हल करने की जरूरत होगी।
ये दिखाता है कि वो जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हैं और इन चिंताओं से वाकिफ हैं। देखिए, गंभीर संवाद अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को आवाज देने का संभावित लाभ बहुत बड़ा है। सही निगरानी, मजबूत नैतिक दिशा निर्देशों और कड़े नियमों के साथ मुझे विश्वास है कि हम इन खतरों को संभालने के तरीके विकसित कर सकते हैं। फायदे इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि वे इन खतरों को सावधानी से प्रबंधित करने के प्रयास को सही ठहराते हैं। माफ कीजिए, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। सिर्फ खतरों को मान लेना काफी नहीं है। हम यहाँ कोई किताबी बहस नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी तकनीक की बात कर रहे हैं जो शायद किसी के सबसे अंदरूनी विचारों और अनुभवों तक पहुंच सकती है। मानसिक निजता कोई छोटी मोटी चिंता नहीं है, ये एक बुनियादी मानवाधिकार हो सकता है। इसके गलत इस्तेमाल की संभावना आप सोचिए। निगरानी के लिए, हेरफेर के लिए, यहाँ तक कि विचारों के आधार पर भेदभाव के लिए, ये बहुत असली और खतरनाक है। शोधकर्ताओं का सहमति का जिक्र करना अच्छी बात है, पर असल दुनिया में सहमति कैसे सुनिश्चित की जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो कमजोर स्थिति में हो सकते हैं? क्या हम वाकई ऐसे नियम बना सकते हैं जो हर संभावित गलत इस्तेमाल को रोक सकें? मुझे संदेह है। क्या हमें ये दरवाज़ा खोलना भी चाहिए, ये जानते हुए कि एक बार ये तकनीक परिपक्व हो गई तो इसे नियंत्रित करना शायद बेहद मुश्किल हो सकता है? देखिए, खतरों को मानना और उन्हें असरदार ढंग से संबोधित करना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। नैतिक चिंताओं से थोड़ा हटकर देखें तो इस अध्ययन का एक और अहम पहलू है वैज्ञानिक समझ का मूल्य। ये शोध हमें ये समझने में मदद करता है कि दिमाग जटिल अनुभवों और व्यवस्थित अर्थों को, मतलब स्ट्रक्चर्ड सिमेंटिक्स को कैसे कोड करता है। लेखक इसे व्याख्यात्मकता, सामान्यीकरण और प्रदर्शन को संतुलित करने वाला एक पारदर्शी ढांचा कहते हैं। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की कामयाबी नहीं है, ये दिमाग भाषा इंटरफेस की हमारी बुनियादी समझ में एक योगदान है। ये जानने से कि दिमाग कैसे विचारों को भाषा में बदलता है या कम से कम भाषा से जुड़े अर्थ संबंधी विशेषताओं को कैसे एनकोड करता है, इससे भविष्य के तंत्रिका विज्ञान शोध और संज्ञानात्मक विज्ञान पर गहरा असर पड़ सकता है। ये हमें शायद इंसानी चेतना और सोच के रहस्यों को सुलझाने के एक कदम और करीब ले जाए। मैं वैज्ञानिक समझ के मूल्य से इनकार नहीं करता, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या ये खास तरीका वाकई उतना पारदर्शी है जितना दावा किया जा रहा है? देखिए, एफएमआरआई डेटा जो खुद ही शोर और व्याख्या की चुनौतियों से भरा है, और गहरे भाषा मॉडल जो अक्सर ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं, यानी हमें ठीक नहीं पता होता कि अंदर क्या चल रहा है, इन दोनों का मेल एक बेहद जटिल प्रणाली बनाता है। क्या हम सच में समझते हैं कि ये प्रणाली कैसे काम करती है और इसके सारे निहितार्थ क्या है? ये कहना कि ये पारदर्शी है शायद थोड़ी जल्दबाजी है। हम अनजाने में ऐसे उपकरण बना रहे होंगे जिनके लंबे समय के नतीजे या अप्रत्याशित व्यवहार को हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या वैज्ञानिक जिज्ञासा के नाम पर हम ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जिन्हें हम आखिरकार नियंत्रित नहीं कर सकते, या जिनके सामाजिक परिणाम वो विनाशकारी हो सकते हैं? पारदर्शिता और समझ जरूरी हैं, खासकर जब दांव इतने ऊंचे हों। तो संक्षेप में कहूँ, मेरा मानना है कि ये माइंड कैप्शनिंग तकनीक भले ही अपने शुरुआती दौर में है, दिमाग की गतिविधि से सीधे जटिल व्यवस्थित भाषा बनाने की दिशा में एक अहम प्रगति है। संवाद में मदद करने और दिमाग कैसे काम करता है, इसे समझने की इसकी जबरदस्त क्षमता आगे के विकास और निश्चित रूप से गंभीर नैतिक सोच विचार की मांग करती है। सटीकता और व्यावहारिकता में सुधार की जरूरत है बिल्कुल, लेकिन इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और हमें इसे जिम्मेदारी से तलाशना चाहिए। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हालांकि वैज्ञानिक खोज आकर्षक है, इस तकनीक की मौजूदा सीमाएं, खासकर सटीकता की कमी, एफएमआरआई पर निर्भरता जैसी व्यावहारिक बाधाएं और सबसे बढ़कर मानसिक निजता और गलत इस्तेमाल के गहरे नैतिक खतरे हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देते हैं। संभावित फायदों को मौजूदा और भविष्य के खतरों के सामने बहुत ध्यान से तौलना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें करना ही चाहिए, खासकर जब बुनियादी अधिकारों और मानवीय गरिमा का सवाल हो। आज हमने दिमाग की गतिविधि से टेक्स्ट बनाने वाली एक उभरती हुई तकनीक के अलग अलग पहलुओं पर गौर किया है। इसकी लुभावनी क्षमता से लेकर इसकी चिंताजनक सीमाओं और गहरे नैतिक सवालों तक।
हाँ, और ये साफ है कि ये क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये चर्चा दिखाती है कि स्रोत सामग्री में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है, क्योंकि हम इन शक्तिशाली नई क्षमताओं के नतीजों से अभी जूझ रहे हैं।